हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ठंड बहुत है इसलिए अपने घर में रहकर ही तैयारी कीजिएगा। और सर्दियों में तो रात को तैयारी बहुत अच्छी होती है। आराम से कपड़ों में बैठ के अपनी तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। फिर उसके साथ अपने प्रीवियस पेपर मत भूलिएगा, उनको साथ साथ में ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा। उनके क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और जब अगर किसी का एसएसटी या एनवायरनमेंट नहीं स्टार्ट हुआ है तो वो अपनी पहले से या तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो एनवायरनमेंट भी पढ़ सकता है, एनसीईआरटी पढ़ सकता है वहाँ से। कुछ हिंदी की भी अभी हमने डाल रखी है, वो भी पढ़ सकता है वहाँ से। और अगर उसके पास खुद की बुक है एनसीईआरटी की तो वो वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। तब तक अभी तो आप लोगों के पास 2 मंथ है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है अगर आप करना चाहेंगे तो। क्योंकि उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। यूपी टेट भी आने वाला है। यूपी टेट के लिए तो हम लोगों ने अपना हिंदी वाला जो ग्रामर है उसको हमने पूरे उसी बेस पे तैयार किया हुआ है, जिससे आपको यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को डिफाइन कर दिया था, जो हमारा सीडीपी का है यानी कि बाल विकास का है। उसके बारे में आपको बताया था कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। सिलेबस पूरा डिफाइन किया गया था, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आपके 2 मंथ तक जाए ताकि तैयार हो जाए। पुराने पेपर भी आप लोगों को कराने हैं, वो सारे तरीके से तैयार हो जाएं। उसी के लिए अभी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है अपना आज से। इसमें सबसे पहले हमने बताया था कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के सिद्धांत भी बताए थे। सिद्धांत से आपने पेपर पढ़े होंगे, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन सिद्धांतों से पूछे जाते हैं। समाजीकरण के हमेशा आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्सी, स्कीनर, ये बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी थ्योरी पूछी जाती है, इन्होंने थ्योरी किस पे दी, क्यों दी। जैसे स्कीनर ने किस पे दी थी, या फिर वाइगोत्सी की पूछता है, स्कीनर हो गया। पियाजे की थ्योरी ज़रूर पूछता है आपसे, 2-3 क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके बाद कोहलबर्ग की पूरे का पूरा कंटेंट पूछा जाता है कोहलबर्ग का। आपको एक स्टोरी बेस दे देंगे। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि कोलबर्ग ने किस स्टोरी बेस पे अपना रिसर्च किया था, क्यों किया था, उसकी आलोचना क्यों की गई थी। पियाजे की भी आलोचनाएं हैं बहुत सारी, कोलबर्ग की आलोचना की गई थी। एक बार आलोचना पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी आलोचना क्यों की गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें आज का जो एजुकेशन है, जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, हमें उसे किस बेस पे कराना चाहिए। टीचर बेस्ड होना चाहिए, स्टूडेंट बेस्ड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में भी हैं। इसलिए आपको इस सिलेबस के अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे सिलेबस से कम एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों को छोड़ा हुआ होगा कभी भी। तो इसलिए पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर आप एक बार इसका पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे, पूरी तरीके से आप समझ लेंगे, नहीं समझ आ रहे हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, या इससे कोई क्वेश्चन आया हुआ है और वो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ये भी आप हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आज हमने अपना पहला कंटेंट यानी कि पहला सिलेबस में से पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसका नाम क्या है, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। आपको पता होना चाहिए अधिगम क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को अधिगम ही नहीं पता होगा कि अधिगम क्या होता है। विकास के बारे में पता होता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें विकास के बारे में ही नहीं पता होगा। उसके साथ जब भी आपको कोरिलेट करके दिया जाता है तो वृद्धि जरूर दी जाती है कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या वृद्धि दिखाई देती है, विकास दिखाई देता है, हम इसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हम विकास को नाप सकते हैं, क्या हम वृद्धि को नाप सकते हैं। अगर आपके हर एक चीज़ का पूरा सिलेबस में से भी अगर आप सिलेबस को भी समझ लेंगे ना, तो वहाँ से भी आपके कम से कम 15 क्वेश्चन तो ज़रूर सही हो जाएंगे। इसमें अब यहाँ पे जैसे पूछा जाता है कि समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं, लैंगिक मुद्दे क्यों होते हैं, किस लिए होती हैं, क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, ये यहाँ से भी क्लियर हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें।
तो इसलिए ये दिखाया गया है। अगर आपको अधिगम के बारे में ही नहीं पता होगा कि अधिगम क्या होता है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, बस आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन को अपने तरीके से किस बेस में समझा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या वृद्धि और विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है? इसमें से कौन सी ऐसी है जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है? वृद्धि है या फिर विकास है? क्या दोनों ही सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है? यदि आपको यही नहीं पता होगा कि वृद्धि रुक जाती है या फिर विकास रुकता है, वृद्धि पूरी लाइफ चलती है या विकास पूरी लाइफ चलता है, तो कॉन्सेप्ट की अवधारणा ही समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम आपको बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ एक एक शब्द समझ में आए। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, यानी कि विकास का अधिगम से क्या संबंध है, क्यों इसके कोरिलेट किया गया कि ये अधिगम से ही संबंधित है। विकास क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सार्वभौमिक चलती है। बच्चा जब भ्रूण में होता है तब से लेकर और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब से तक उसका विकास चलता है। ज़रूरी नहीं विकास एक वे में चलता हो, कभी नहीं चलेगा। एक वे में कभी भी आप लोगों का विकास नहीं चलेगा। आपने अपने आसपास बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि किसी का विकास उसकी उम्र से पहले हो जाता है, किसी का विकास उसकी उम्र के बाद होता है, और किसी का विकास तो पूरी लाइफ ही नहीं होता, वो हमेशा बच्चा ही रहता है अपनी पूरी लाइफ तक। तो ये पता होना चाहिए कि जब छोटा बच्चा होता है इसका विकास बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, वो उसकी वृद्धि भी बहुत स्पीड से बढ़ती है जब छोटा बच्चा होता है। 5 और 6 साल तक तो बहुत स्पीड से उसकी वृद्धि भी दिखाई देती है और विकास भी बहुत जल्दी बढ़ता है। आप उसे कोई भी चीज़ बच्चे को बोलेंगे वो एग्जैक्ट वही चीज़ बोल देगा जो आप उसे बुलवाना चाह रहे हो या फिर जो आप बोल रहे हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे वो चीज़ बोल जाते हैं जो आप उसने कभी सुनी भी नहीं होती। ये बहुत सारी थ्योरी आपको जब पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे आप समझना कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो यूनिवर्सल होती है, हमें भी नहीं पता होता, या हमारे आसपास ऐसे सेंटेंस ऐसे वाक्य यूज़ ही नहीं होते हैं जो बच्चा उन वाक्यों को यूज़ कर जाता है और बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, वो बिल्कुल सही होता है। तो इसलिए बच्चे को जैसा आप उसे चाहते हैं वैसा भी बना सकते हैं। और ये थ्योरी में भी बोला गया है कि आप मुझे कुछ ऐसे वॉटसन वगैरह की अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो बोलता है खुद कि आप मुझे ऐसे बच्चे दीजिए, मैं उनको जैसा आप चाहते हैं मैं उनको वैसा बना सकता हूँ। ये एक बार नहीं बहुत बार आपको ये मिलेगा कि ये थ्योरी के बारे में पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट या फिर किसने दिया या ये लाइन किसने बोली, ये चीज़ें। अब आपको समझ आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे क्या विकास क्या है, विकास दिखाई नहीं देता, लेकिन विकास को अगर हम समझना चाहे उसके व्यवहार से समझ सकते हैं, उसकी समझ से समझ सकते हैं, उसकी अपनी जो परिपक्वता है मेच्योरिटी है उससे समझ सकते हैं कि हाँ बच्चे में उम्र के साथ साथ विकास भी हो रहा है। यदि बच्चा 10 साल का है और उस पर पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, वो अपनी माइंड को यूज़ नहीं कर पा रहा है, अपने माइंड को, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहा है जिसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे का विकास ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल बच्चे जैसा ही रह रहा है अभी तक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 30 के अबव भी हो जाते हैं तब भी उनकी कुछ हरकतें कुछ व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि उनके देखने से ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई समझ ही नहीं है या फिर उसका कोई विकास ही नहीं हुआ, बस ऐसे ही है अभी तक वो। तो इसलिए चीज़ें हर बच्चे को अलग अलग वे में दी जाती है, उनका विकास अलग में होता है, उनका एनवायरनमेंट उनको जैसा मिलता है या फिर जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनके आधार पर उसका विकास होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे दिखाया जाता है विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता बल्कि उसके अंतर्गत क्या होते हैं कुछ मानसिक बदलाव होते हैं, शारीरिक होते हैं। शारीरिक जो वृद्धि होती है उसको भी हम विकास में ही, उसको भी विकास में ही गिना जाता है। अगर आपसे पूछे क्या वृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि वृद्धि दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं होता है कि वृद्धि कभी दिखाई ना दी। अगर वो बच्चा छोटा सा है और उसकी हाइट बहुत छोटी है, फिर वो जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा तो आपको दिखाई देगा कि वो बढ़ रहा है। 18 साल के बाद वो और भी बढ़ेगा तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि हाँ ये व्यक्ति बढ़ रहा है, पहले इतना छोटा सा था अब ये इतना बड़ा हो गया।
कक्षा में कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी वृद्धि हो रही है? कक्षा में हम उसके नंबरिंग से पता करते हैं कि ये बच्चा पिछले साल इसने 90% मार्क्स किए थे, इस बार इसने 90 प्लस मार्क्स किए हैं। तो हम एक नाप कर सकते हैं कि सिर्फ ये एक वृद्धि है, इसने पिछली बार इतना किया था, इस बार इसने इतना किया। लेकिन हमें विकास दिखाई नहीं देता। विकास को उसके व्यवहार से, उसकी समझ से, उसकी मानसिकता से, उसके सामाजिक, उसके संवेगात्मक, जितना भी उसका सर्वांगीण विकास होता है, जितना उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, उसको हम विकास बोलते हैं। क्योंकि ये जब बच्चा गर्भकाल में होता है, भ्रूण में होता है, वहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक इसका विकास चलता है। कभी ज़्यादा विकास होता है, कभी कम विकास होता है, कभी उसकी गति बहुत स्लो होती है, इतनी स्लो होती है पता ही नहीं चलता कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन कभी उसकी गति बहुत स्पीड से होती है कि बच्चा, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों अगर जुड़वा भी हैं, तो आप उनको भी देखना कि दोनों का जो विकास होगा वो अलग अलग वे में होगा। एक का बहुत जल्दी से हो जाता है, किसी एक का नहीं भी होता है, कभी कभी दोनों का भी नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक का होगा हर एक का नहीं होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ही ना हो। जैसे आप लोगों को अभी एक छोरी, एक लाइन बोलते हैं, हर लोग की है ये। यहाँ पे एक हरलोक आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी बहुत बार पूछी जाती है ये। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। हरलोक ने कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित और समयानुगत परिवर्तन है। आप इसकी थोड़ी सी समझिएगा एक बार। इसने बोला है कि विकास केवल उसकी अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता है, वो एक व्यवस्थित चलता है, एक क्रमिक चलता है। उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विकास बोला जाता है। क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपकी क्लास में अगर 25 स्टूडेंट होंगे तो 25 स्टूडेंट को आप 25-25 वे में अलग अलग देखना, उनका विकास अलग अलग वे में होगा। क्योंकि हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर बच्चे के आनुवांशिक जीन जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। उनको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है वो वैसे ही डेवलप करेंगे। उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो वो अच्छे डेवलप करेंगे। उनको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है कि उनके माँ बाप को ये भी नहीं पता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है या गलत संगति में जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसी भी संगति के होते हैं। लेकिन एक टीचर का तो दायित्व ये है कि हर बच्चे को समान वे में समझे, सबको एक समानता के साथ ले। इसी के साथ ही अब जो नया आप लोगों की नीति लागू की गई उसमें समावेशी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है, ताकि बच्चे को एक जैसा व्यवहार मिले स्कूल में, सबके साथ समानता का व्यवहार हो। ये ना हो कि ये उस एनवायरनमेंट से संबंधित है या फिर ये उस एनवायरनमेंट से संबंधित है तो हम इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ये तो गंदे एनवायरनमेंट से है। एक टीचर को हमेशा हर बच्चे को एक ही वे में लेना चाहिए, एक समानता में लेना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने देखा भी होगा अपने साथ कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको हमने एक बार पढ़ा दिया तो समझ आ गया, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हमने 4 बार पढ़ा दिया तब भी समझ नहीं आया। तो हमें उसके साथ क्या करना है, उस बच्चे को इतनी बार ही पढ़ाना है जितनी बार उसकी समझ आए। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें उस बच्चे को भी उस बच्चे से के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना है, जो बच्चा एक बार पढ़ने से भी पढ़ रहा था, समझ आ रहा था जिसको। हमें ये नहीं है कि इसको 9-10 बार समझ में नहीं आया तो हम नहीं पढ़ाएंगे, या फिर जिसको एक बार समझ में आ गया हमने क्लास में उसको टॉपर कर दिया उसी को ही हम गुणगान कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। वो तो खुद है ही इतना सुपीरियर कि वो समझ सकता है। लेकिन जो समझ नहीं रहा है, आपको दायित्व तो उस बच्चे को समझाना है ना, उस बच्चे को उस बच्चे तक आगे तक लाना है। आप लोग में अगर आप लोग ने सीडीपी को बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से हमारी भाषा को भी समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको अगर सीडीपी एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद ना तो आपको हिंदी की पेडागोजी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको इंग्लिश का समझने की ज़रूरत पड़ेगी। 15 क्वेश्चन आप लोगों को इसी वे में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे का विकास किस दिशा में होना चाहिए, क्या उसमें हमारा क्या फिजिकल होना चाहिए या फिर किस तरीके से होना चाहिए,
मानसिक होना चाहिए, मेंटली होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, ये आपको इंग्लिश में पूछी जाती हैं। लेकिन हमारा तो सिर्फ एक ही मोटिव है, हमें तो सिर्फ बच्चों को कैसा पढ़ाना है, हमें उसका सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, हमें और कुछ नहीं करना। अगर हम उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक आधार मानकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम उस बच्चे का अगर हम उस बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट पे लेके चल रहे हैं तो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे एक टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ उसका क्या करना है, पूर्ण विकास करना है। हमें ज़रूरी नहीं है हम उसका सिर्फ शारीरिक ध्यान दें। आप लोगों ने पहले गुरुकुल देखे होंगे, गुरुकुल आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो पढ़े तो ज़रूर होंगे। गुरुकुल कैसे होते थे? गुरुकुल में क्या होती थी कि बच्चों को सारी शिक्षाएं दी जाती थी। उनको पेड़ों पर चढ़ना भी सिखाया जाता था, तैरना भी सिखाया जाता था, उसके साथ साथ उन्हें समझने की पावर भी दी जाती थी। जो भी उन्हें सिखाया जाता था वो कभी लिखित नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट तभी याद करने को बोला जाता, तभी याद किया जाता था। तो क्या होता था, इससे बच्चे का सारा विकास होता था, उनकी समझ का विकास होता था, शारीरिक विकास होता था, मानसिक होता था, सर्वांगीण होता था, नैतिक विकास भी होता था। तो इस सारे को अगर हम एक ही वे में इसको जोड़ें तो उसको सर्वांगीण बोलते हैं या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। इसकी एक एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं उसमें हो रही है, आप नहीं टाइम है आपके पास तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं। आपको सुनना में भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप समझ में नहीं आएंगे एक एक चीज़ को तो आपको समझ में वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास विकास की बात करें तो आपके पास एक बच्चे का विकास हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि हमें शारीरिक चीज़ें तो दिखाई देंगी कि हाँ बच्चे में इतना डेवलप हो रहा है, वृद्धि कर रही है, हाथ बड़े हो रहे हैं, पैर बड़े हो रहे हैं, उसकी लंबाई बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें तो हमें विकास में दिखाई देंगी। लेकिन क्या हम उसके अलावा उसका मानसिक विकास, अगर एक बच्चा चुप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हम उसे पता कर सकते हैं कि उस बच्चे का शारीरिक विकास तो पता कर लेंगे लेकिन मानसिक विकास पता नहीं कर सकते, नैतिक विकास नहीं पता कर सकते। उसके साथ हम उसका कोई भी चीज़, कोई भी गुण पता नहीं कर सकते कि उसका विकास कितना हुआ है, क्या वो अपनी उम्र से ज़्यादा विकासफुल है या फिर अपने विकास की अपनी उम्र के विकास भी नहीं हुआ। सिर्फ हम इस चीज़ को नाप सकते हैं, इसलिए इसको वृद्धि में सिर्फ इसी चीज़ को शामिल कर सकते हैं हम। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है लेकिन चलते एक ही वे में है। वृद्धि क्या होती है, हम उसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बिना बोले बिना व्यवहार किए हम ये समझ लेंगे कि इसका विकास वृद्धि कितनी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक ही पूछेगा, क्वेश्चन आप लोगों से वृद्धि से तो एक ही पूछता है कि वृद्धि क्या होती है। ये आप लोगों ने अगर प्रीवियस के एक दो क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे, अभी 2018 के बाद के भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि वृद्धि से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आपसे वृद्धि के मिलेंगे लेकिन 3 या 4 के लगभग आपको हर कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करके वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि विकास के बारे में बताइए। अब आपसे क्या पूछ सकता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी आती है वहाँ से आपके कुछ टर्म उठा ली जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। जैसे कि अगर हाँ से बात करें कि रचनावाद क्या होती है, क्रिएटिव कैसे स्टूडेंट होते हैं, या फिर उसके बाद होलिस्टिक के बारे में पूछ लेगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में कौन कौन से कंटेंट आते हैं या फिर क्या चीज़ आती है, होलिस्टिक क्या होता है, ये आपको ज़रूर पूछेगा। इसलिए आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी पर आपको इसको शेयर भी करना है और सबसे बड़ी बात है आपको इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, हमारे चैनल को लाइक भी करना होगा। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं क्योंकि हमने पहला ही पेज उठाया, पहला ही सिलेबस में से पहला ही आपको कोई कंटेंट उठाया है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि विकास के हम पढ़ा रहे हैं विकास, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं विकास। विकास के अगर आपसे पूछ ले कि विकास के रूप क्या होते हैं, अब विकास के रूप भी पता होने चाहिए, जैसे कि चेंज इन साइज, यानी कि क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि विकास क्रम में नियंत्रण शारीरिक रूप से आकार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ शरीर का आकार बढ़ गया, उसका भार बढ़ गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके आकार में परिवर्तन होता है। आकार में क्या होता है कि जैसे उस व्यक्ति का वजन पहले 2 साल पहले तो कितना था, 50 kg था, लेकिन अब उसका वजन की बात करें तो 70 kg हो गया। तो इससे क्या पता चला, उसका भार में, वजन में, यानी उसका भार बढ़ गया।
अब जैसे और चीज़ें क्या होती हैं, शरीर का आकार, कोई शरीर बाहर से मोटा दिखाई देता है, कोई पतला दिखाई देता है। बाहर बढ़ने से ज़रूरी नहीं होता कि उस बच्चे का मोटापा आ जाएगा उस बच्चे में, नहीं। कभी कभी उसकी बोन्स में भी फैट वज़न होता है बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता लेकिन मोटे बहुत दिखाई देते हैं। तो इसलिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अब जैसे क्या होगा, किसी का हमें क्या पता चला आकार बढ़ गया, किसी का भार बढ़ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको नाप सकते हैं, देख सकते हैं, समझ भी लेंगे। ये विकास का ही एक रूप है ये भी। तो इसे क्या बोलते हैं, आकार में परिवर्तन होना, ये एक विकास का रूप है। अब अगर दूसरे विकास की अगर हम बात करें, इस जो आपको समझ में आ गया होगा, योग नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जब तक आप लोगों को पूरा कंटेंट समझ नहीं आएगा मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये चीज़ अभी तक मैंने टच नहीं की है, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि हाँ इसका उसके साथ संबंध क्या है। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या हुआ, एक हो गया आकार में परिवर्तन, दूसरा क्या होता है हमारा अनुपात में। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ से। ठीक है। अब ये क्या हुआ, अनुपात में परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में जो बालक होते हैं वो स्व केंद्रित होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मर्जी से चलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा कि बच्चे कैसे होते हैं, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे ज़रूर देखे होंगे। वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो अपने ही धुन में रहते हैं। अगर आप उनकी कोई भी चीज़ को उठा लेंगे उनको लगेगा कि हमारी चीज़ को उठा रहे हैं और वो जीवित हैं। अगर आप उनको पिटाई कर रहे हैं उनकी किसी भी चीज़ को, तो उनको इस चीज़ से डर लगने लगता है कि हमारी उसको पिटाई कर दी, वो उसको फिर उससे बात करने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं कि स्व केंद्रित होते हैं। इसको आप अगर और भी ज़्यादा समझेंगे, जब पियाजे की थ्योरी में पढ़ाई जाएगी तो उन्होंने ये चीज़ों को पूरी तरीके से डिफाइन किया है कि स्वेद केंद्रित क्या करते हैं वो बच्चे। बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे थोड़े थोड़े से आगे बढ़ने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ें निर्जीव है, ये चीज़ें सजीव है, इनमें सांस होता है नहीं होता है। तो दूसरों की, एनवायरनमेंट की, व्यक्तियों की रुचियाँ, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं यहाँ पे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति के शरीर में सभी अंग विकसित नहीं होते हैं अनुपात में, और न ही उनके साथ कोई परिपक्वता आती है। अगर आप एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं, यानी कि 0 से लेकर अगर आप 2 साल के या फिर 3 साल के आप बच्चे की बात करते हैं, तो क्या उनमें आपको दिखाई देगा कि उनमें कितनी परिपक्वता आ रही है, कितनी मेच्योरिटी इसमें बढ़ गई। यहाँ पे तो ये चीज़ यूज़ भी नहीं कर सकते कि परिपक्वता कितनी होती है। ये शब्द बहुत से राइटर ने ये शब्द यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि ये बाल्यावस्था के आगे बढ़ती है। और बढ़ती कब है, ज़्यादा किशोरावस्था में आने के बाद बढ़ती है ये सारी चीज़ें। तो ये अलग अलग थ्योरी है, अलग बताइए, ये भी हम ज़रूर बढ़ाएंगे आपको कि इसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला, किसकी क्यों आज आलोचना की गई, किस बेस पे की गई, या उसकी कमी क्या थी यहाँ पे कि उसने ये चीज़ नहीं की। उसके बाद हमारा आगे क्या है, नए गुणों की प्राप्ति होना। अगर यहाँ पे आप खुद ही समझेंगे कि ऐसा विकास जो नए गुणों की प्राप्ति हो रही है, तो वो उसका मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 0 से 2 साल के बच्चों की, तो आपने खूब ध्यान से देखा होगा कि जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं। पहले तो सबसे पहले वो चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, हाथ को उठाना स्टार्ट करते हैं, पैरों को थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एकदम से वो उठ के तो चल नहीं पाते कि पूरे खड़े होके चलने स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, लेकिन चेंज होता है। ये तो है नहीं कि पूरा बच्चा आजीवन ही जब तक उसकी मृत्यु होगी तब तक वो पैरों के बल ही चलता रहेगा, घुटनों के बल चलता रहेगा। उसमें चेंज होता रहेगा प्रोसेस में। अगर वो आज हाथ उठा रहा है, एक हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो कल उसका या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उसका दूसरा हाथ भी, पैर भी यूज़ करने लगेगा, धीरे धीरे खड़ा होने लगेगा। तो ये प्रोसेस होता है, पुरानी अवस्था को छोड़ के नई अवस्था में आने लगता है।
पहले वो बहुत छोटी छोटी मामा पापा ये सारी चीज़ें बोलता है, उसके बाद पूरा शब्द यूज करने लगता है, पूरा शब्द बोलने लगता है एक बार में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब नए गुणों की प्राप्ति होती है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को प्राप्त करने लगता है। पहले क्या होता है कि बच्चे के वैसे नॉर्मली दांत निकलते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर नए निकलते हैं, तो वो क्या हो गया, एक परमानेंट दांत हो गए उसके। आई होप कि अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ पूरे तरीके से आ गया होगा कि विकास की अवधारणा क्या होती है। इसका फिर अधिगम से हम पढ़ाएंगे, अधिगम से क्या संबंध होता है, अधिगम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि अधिगम क्या है। बहुत सी थ्योरी में अधिगम शब्द यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अधिगम ये होता है। तो ये आपको आज पूरा का पूरा ये कंटेंट समझ आ गया होगा, विकास की अवधारणा। इसके बाद अगला हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर हमें और किस तरीके से पढ़ाना है। लेकिन इसके साथ आपको, अगर आप हमारी सुन भी रहे हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप जब लिखिए जब हम इसके सिद्धांत पढ़ाएंगे, इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, अलग अलग राइटर ने क्या क्या चीज़ें दी है, क्यों दी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम लिख के भी दिखाएंगे और आपको खुद भी लिखनी होगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।